मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। और हमने पिछली क्लास में बच्चों, आपको याद होगा, हमने ये पैराग्राफ यहां तक खत्म कर लिया था। पिछले क्लास में जो हमने पढ़ा किस प्रकार से लेखिका उन जीवन की वास्तविक कामकार महिलाओं के प्रति इतनी नतमस्तक हुई, उनके लिए एक शब्द कहा, ये बेस्ट एट रिपेइंग है। ये बहुत कम समाज से लेती हैं और बहुत ज्यादा समाज को वापस दे जाती हैं। इसके बाद अगला पड़ाव उनका वहां से शुरू होता है। हम लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ते जा रहे थे। जितेन, बार बार इसका नाम आ रहा है, जितेन नारगे, ये लेखिका का गाइड कम ड्राइवर, जिस गाड़ी पे जा रहे थे उसका ड्राइवर भी था और गाइड भी था। जितेन नारगे बता रहा था, अब हम हर मोड़ पर हेयर पिन बेंट लेंगे और तेजी से ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे। हेयर पिन बेंट के ठीक पहले एक पड़ाव पर देखा, 7-8 वर्ष की उम्र की ढेर सारे पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। जितेन ने बताया, हर दिन भाई गाना सुनते हुए कौन पढ़ता है? गाना सुनते हुए ना पढ़ें, ठीक है? कृष्णा, थोड़ा ध्यान रखो बेटा, क्लास में हो। जितेन ने बताया, हर 3-3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर ये बच्चे स्कूल जाते हैं। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, तो हैंड रेज कर सकता है, क्योंकि मैंने घर से म्यूट कर रखा है। बीच बीच में डिस्टर्ब करोगे ऐसा तो काम नहीं चलेगा ना, मजबूरी में हमको ऐसा काम करना पड़ेगा। यहां पर जितेन ने बताया कि हर 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर एक सेकेंड शुरू करता हूं। क्या जितेन ने बताया कि ये बच्चे रोज ऐसे ही चढ़ाई चढ़ करके स्कूल जाते हैं। तो लेखिका का प्रश्न होगा, क्या स्कूली बस नहीं है? जैसे आप लोग स्कूल में बसे हैं, बस से आप आते जाते हो। उन्होंने पूछा, क्या भाई स्कूल में बस नहीं है? तो मणि के पूछने पर जितेन हंस पड़ा। मैडम, यह पहाड़ी, यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदान की तरह यहाँ कोई आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। यहाँ जीवन कठोर है। नीचे तराई में लेकर देकर एक ही स्कूल है, दूर दूर से बच्चे उसी स्कूल में आते हैं और सिर्फ पढ़ते ही नहीं है, इनमें से अधिकांश बच्चे शाम के समय अपनी माओं के साथ मवेशियों को चराते हैं, पानी भरते हैं। जंगल से लकड़ियों के भारी भारी गट्ठर ढोते हैं, मैंने खुद भी ढोए थे। जितेन ने मणि के पूछने पर बताया हंसते हुए, मैडम यह मैदानी नहीं, पहाड़ी इलाका है। मैदानी इलाकों में क्या होता है, सपाट रास्ते होते हैं, सपाट मैदान होते हैं, वहां आवागमन के संसाधन आसानी से मौजूद होते हैं। यहाँ पर कोई भी आपको चिकना या बर्फीला नहीं मिलेगा। बर्फीला मतलब बड़े पेट वाला, तोंदुबल। तोंदुबल क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि चढ़ाइयों के रास्ते हैं, उतार के रास्ते हैं, कहीं चढ़ना है कहीं उतरना है,
अनवरत मेहनत करते रहना है। तो लोगों के यहाँ पेट नहीं निकलते हैं। और नीचे तराई में, नीचे एक छोटा सा स्थान है, वहीं पर एक स्कूल है। सारे बच्चे ऊपर से नीचे जाते हैं, प्रतिदिन पढ़ने जाते हैं। 4 से 5 किलोमीटर, 4 से 5 किलोमीटर काफी दूरी होती है। पैदल उतरना और पैदल ही चढ़ना। या साइकिल से चढ़ सकते हैं, साइकिल से उतर तो सकते हैं ऊपर से नीचे, लेकिन चढ़ने में फिर क्या करेंगे। कुछ बच्चे अपनी माओ के साथ, अपने माता पिता के साथ प्रतिदिन की जिंदगी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लकड़ियां ले जाते हैं, जंगल से ऊपर से नीचे ले जाते हैं, नीचे से ऊपर ले जाते हैं। मैंने खुद भी धोया था। खतरा अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। रास्ते और भी सकरे होते जा रहे थे। जो भी घाटियों के रास्ते थे, जो भी चौड़े थे, वो छोटे होते जा रहे थे। कई बार लगता जैसे रास्तों को इंची टेप से नापकर एक जीप जितना चौड़ा बनाया गया है। कितनी जितनी चौड़ी जीप है, गाड़ियां हैं, उतनी चौड़ी ही रास्ता बनाई गई कि उतना जीप बस निकल जाए, आ जाए, बाकी ज्यादा नहीं। चौड़ा बनाया गया कि जरा भी संतन बिगड़े, इंच भर भी जीप इधर उधर खिसके तो हम सीधे उन गहरी पाताली घाटियों में। इन रास्तों पर जगह जगह लिखी चेतावनियां भी हमें खतरों के प्रति सजग कर रही थी। सामने ही लिखा था, धीरे चलाएं, घर में बच्चे आपका इंतजार कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की चेतावनियां भी बोर्ड पर लिखी थी, और उन बोर्ड पर जो चेतावनी लिखी थी उनमें से एक चेतावनी थी, धीरे चलाएं, बच्चे घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। अर्थात सारे ड्राइवर जानते हैं, घर में पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं, घर के जो सदस्य हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कभी कोई घटना घटनी होती है तो वो हो जाती है, कभी लापरवाही से हो जाती है। थोड़ी और आगे बढ़े कि फिर एक चेतावनी देखी, उस बोर्ड में लिखी थी, वी केयर मैन इटर अराउंड। बी केयर अर्थात कोशिश करें, सुरक्षित रहें, मैन इटर अराउंड। यहां नरभक्षी जानवर चारों तरफ घूमते हैं, पर हमें नरभक्षी जानवर नहीं, दूध देने वाले याक दिखाइए। काले काले ढेर सारे याक दिखाई पड़े। पहाड़ों पर गिरती बर्फ से प्राकृतिक ढंग से रक्षा करने वाले घने घने बालों वाले याक। जो वहां पर एक चेतावनी लिखी थी, बी केयर मैन इटर अराउंड, जहां पर चारों तरफ नरभक्षी जानवर हैं, सावधान रहें। लेकिन हमको वहां पर कोई नरभक्षी जानवर तो नहीं, पर बहुत सारे याक दिखाई पड़े। सूरज ढलने लगा था। हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। ऊपर आसमान फिर धुंध और बादलों से घिरा हुआ था। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजर रही थी कि फिर एक दृश्य ने मुझे खींचा। ऊपर से नीचे हम अब उतर रहे थे। शाम हो गई थी। संध्या के समय जीप अब चाय के बागानों से, जो चाय के खेत थे, बागान थे, वहां से गुजर रही थी। एक दृश्य फिर उनको दिखाई पड़ा। नीचे अभिनव सृजन, ओके नहीं करते हैं। एक दृश्य ने खींचा। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोकू, बोकू एक सिक्किमी ड्रेस है, उस बोकू को पहने थी, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। नदी की तरह उफान लेता हुआ उनका यौवन और श्रम से चमकता गुलाबी चेहरा, एक तो उनकी युवावस्था और साथ में उनका श्रम बिंदु से अर्थात पसीने से उनका दमकता हुआ चेहरा भी दिखाई पड़ा। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था। सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग डूबते सूरज के स्वर्णिम और सात्विक आभा में कुछ इस तरह धंसी छटा बिखेर रहा था कि मंत्रमुग्ध सी मैं चीख पड़ी थी। इतना अधिक सौंदर्य मेरे लिए असह्य था। अचानक हम बहुत सुंदर चीज देख लेते हैं तो अचानक से मुंह से एक चीख निकलती है। वही चीख लेखा और उनकी जो सहयात्री मणि थी उनके मुंह से निकल पड़ी। अरे बाप रे, इतनी सुंदरता तो कभी देखी नहीं। ऐसा लगा था कि जिस समय सूर्य उगता है तो भी लाल रंग का, जब ढलता हुआ सूर्य आपने देखा होगा तो भी लाल रंग का, उस सघन हरियाली के वन में लाल रंग का बोकू पहने
वह सिक्किमी युवती जब मुझे दिखाई पड़ी तो मुझे एक एहसास हुआ कि डूबते हुए सूर्य की स्वर्णिम मध्यम सात्विक आभा है। उस आभा में जो अपनी सुंदरता के मोती बिखेर रही थी वह युवती, उसको देखकर मुझे लगा मंत्रमुग्ध में चीख उठी। और क्यों चीखी? क्योंकि यह मेरे लिए दृश्य असह्य था, मैं उसको अपने अंदर सहन नहीं कर पाई। युमथांग हम दोबारा पहुंचे। हमें रात भर दोबारा पहुंचने के लिए जब हमें युमथांग पहुंचना था तो उसके पहले हमें लायुंग में पड़ाव लेना था। लायुंग एक स्थान है, युमथांग के पहले लायुंग में रुकना था। गगनचुंबी पहाड़ों के तल में सांस लेती एक नन्ही सी शांत बस्ती लायुंग। पहाड़ों के तल में अर्थात बीचों बीच, पहाड़ों के बीच में एक तल था, समतल मैदान था, वहां पर एक छोटी सी बस्ती थी, नाम था लायुंग। सारी दौड़ धूप से दूर जिंदगी जहां निश्चिंत हो रही थी, अर्थात जो गाड़ियों की दौड़ है, भाग है, लोगों की दौड़ भाग रही जिंदगी है, जहां वहां भागना दौड़ना नहीं, सब शांत हैं, अपने काम में स्थिर लगे हुए हैं। न गाड़ियों की बहुत ज्यादा चहल पहल है, कारण बहुत छोटा सा समतल स्थान है लायुंग। प्राकृतिक बस्ती है, प्राकृतिक लोग हैं, प्रकृति के साथ रहने वाले लोग हैं, उन्हीं के साथ जिंदगी चल रही थी। उसी लायुंग में हम ठहरे थे। तिस्ता नदी के तीर पर बसे लकड़ी के छोटे से घर में, तिस्ता नदी थी वहीं पर, एक लकड़ी का छोटा सा घर था और उसी घर के पास हम रुके हुए थे। मुंह हाथ धोकर मैं तुरंत ही तिस्ता नदी के किनारे बिखरे पत्थरों पर बैठ गई। तिस्ता नदी किनारे मैंने हाथ में धोया, तैयार हुई, फ्रेश हुई और तिस्ता नदी के किनारे जो पत्थर बिखरे पड़े थे वहीं जाकर के बैठ गई। सामने बहुत ऊपर से बहता झरना नीचे कल कल बहती तिस्ता में मिल रहा था। तिस्ता एक नदी है, मध्यम मध्यम हवा बह रही थी, पेड़ पौधे झूम रहे थे, गहरे बादलों की परत ने चांद को ढक रखा था। चांद दिख नहीं रहा था लेकिन था। बाहर परिंदे, पक्षी और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। जब बाहर देखा तो वहां पर जो पक्षी दाना चुगने गए थे, अपने बच्चों के लिए कुछ दाने लेने गए थे वो लोग, और अब लोग भी जो काम करके अपने घरों को लौट रहे थे, सब वापस आ रहे थे। वातावरण में अद्भुत शांति थी। मंदिर की घंटियों से घुंघरुओं की रुंझुनाहट थी। आंखें अनायास भर आई। जैसे मंदिर की घंटियां बजती हैं, औरतें आ रही थी, लड़कियां आ रही थी, उनके पैरों की घुंघरुओं की रुंझुन आवाज आ रही थी, आंखें अनायास भर गई। ज्ञान का नन्हा सा बुद्धत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं, दर्शन बन गया था। छोटी सी, ये छोटा सा वक्तव्य। मेरी आवाज आ रही बच्चों? आप बोल पा रहे हैं कि नहीं? ओके, अब ओके, आप बोल पा रहे हैं? कोशिश करिए, कोई भी। अमन? यस सर, यस ओके सर। ओके ओके। अब एक बात मेरी सुनिए ध्यान से। ये जो छोटा सा पैराग्राफ है, जितना मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, सबको दिख रहा है? यस सर। ओके। यहां पर लेखिका ने जो ये बात कही है इन 5 लाइनों में, मंदिरों की घंटियों से घुंघरुओं की रुंझुनाहट से आंखें अनायास भर आई, ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसा भीतर उगने लगा। वही सुख, शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे, पशु और आदमी सब अपनी लय, ताल और गति में है। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय, ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। हिमालय अब मेरे लिए कविता नहीं, दर्शन बन गया था। इन पंक्तियों से लेखिका क्या कहना चाह रही है, क्या दिख रहा है उसके इस वक्तव्य में? कोई बच्चा बोलेगा? लेखिका ऐसा क्यों बोल रही है? आपको क्या लगता है लेखिका किस कदर क्या सोच रही है? सर ये सोच रही होगी कि मनुष्य ने प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचाया है।
और कोई बच्चा? नैन्सी, यस सर। बोलो ये क्या है? ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। इसका मतलब क्या है? देख पा रही हो? यस सर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर इंसान जैसे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ कर रहा है उसी को देखकर लेखिका बोल रही है। ओके। जैसे हम कोई चीज देखते हैं, कोई भी प्राकृतिक दृश्य देखते हैं और उस प्राकृतिक दृश्य में खुद समाना चाहते हैं, कुछ नई चीज जानना चाहते हैं, तो उस प्रकृति की सुंदरता को देख करके हमारे अंदर जो परिवर्तन जगता है, वही परिवर्तन लेखिका के अंदर जगा। ज्ञान का नन्हा सा एक बीज, नन्हा सा बोधिसत्व, अर्थात नन्हा सा गौतम बुद्ध। बोधिसत्व किसे कहा गया? जिसको बोध हो गया, जिसको ज्ञान हो गया, तो वो गौतम बुद्ध, ज्ञान का गौतम बुद्ध लेखिका के अंदर पैदा हुआ, जिससे भीतर उगने लगा। क्या सोचा? वही सुख शांति और सुकून है जहां अखंडित संपूर्णता है। ये सुख और शांति, सुकून, लेखिका क्या मानते हैं? सुख शांति और सुकून कहां है? जहां अखंडित संपूर्णता है, जहां कोई भी चाहने की इच्छा ना हो। अखंडित संपूर्णता, अगर संपूर्णता कहीं से टूटे ना, अब कुछ नहीं चाहिए, संपूर्ण सब कुछ सर्वस्व इसी प्रकृति में है, सब कुछ यहीं से लेना है। जहां ये भाव आता है तो हमारे अंदर से एक नया बोधिसत्व पैदा होता है, एक ज्ञान प्राप्त होता है, और वहीं से हमारे अंदर सुख, शांति और सुकून जैसे शब्द हमारे अंदर घर कर जाते हैं। पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में हैं। हमने जो सात्विकता जो रामायण में देखी, महाभारत में देखी, वो सात्विकता अब क्यों नहीं है? सात्विकता क्या है? सात्विक क्या है? जो सत्य है, स्थिर है, स्थायी है, वही सात्विक है। तो जो सात्विकता है वो हर एक इंसान के अंदर। रंजना चली गई थी क्या? ओके। तो पेड़ पौधे पशु और आदमी सब अपनी लय ताल और गति में हैं। हमारी पीढ़ी ने प्रकृति की इस लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है। जो हमारी पीढ़ी है, अभी की पीढ़ी और आगे आने वाली 10 सालों में, 15 सालों में जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो तो आज की स्थिति से भी गई गुजरी होंगी। इनसे खिलवाड़ करके वो खुद के जीवन से तो खिलवाड़ कर ही रही हैं, प्रकृति के जीवन से भी खिलवाड़ करती हैं। हिमालय अब लेखिका के लिए कविता नहीं, सिर्फ दर्शन बन गया था कि नहीं। दर्शन क्या है? कुछ सीखने की प्रेरणा। जिसको देखें तो उससे कुछ सीखने की प्रेरणा मिले, वो हमको प्रेरित करे, तो दर्शन अब बन गया था हिमालय। जो केवल एक कविता का भाव था, वो दर्शन बन गया। अगली क्लास 1 बजे से है क्या बच्चों? बारह 20 ओके। आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, अगली क्लास में हम इसके आगे प्रारंभ करेंगे। ठीक है? आज थोड़ा सा बीच में कुछ बच्चों ने डिस्टर्ब भी किया, बट कोई बात नहीं।